यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप जगत के चेतन तत्व हैं, विवेक हैं, बुद्धि हैं, जगत के सारे उद्भव का कारण भी हैं, कलाकार हैं। आप ही के माध्यम से जगत अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, यानी इस प्रकृति के साथ प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सकल सूरत में भिन्नता, ये सारा कुछ आप ही के कलाकारी से चलता है। आप को माता ने विवेक के स्थान पर रखा है। विवेक का आप तत्व भी हैं। आप 36 तत्वों में एक हैं और आप ही के संचालन में मनुष्य का तन और मन, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, सारी क्रियाकलाप चल रही है। कृपा करके आप थोड़ा सा समझ बूझ की जो कमी है, उस समझ बूझ में आप ही नियंत्रक भी हैं। समझ बूझ में थोड़ा सा देश के, हमारे देश या मानव में थोड़ी सी अंतर आ गई है। कृपा करके थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे कि वे समझदार हो जाए, अपने स्वास्थ्य, अपने ईश्वरीय जो ईश्वर की ओर से जो मिली हुई उसकी शक्ति है, उसके प्रति सजग और सतत सजग रहे। इसी प्रार्थना या के साथ आपको मैं सबकी ओर से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कृपा करके थोड़ा सा लोगों में विवेक का जागरण कीजिए, विवेक दीजिए। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद और वेद हमारे जीवन की, जीने की कला है। ज्ञान का अंत को वेद कहते हैं और ज्ञान, सारे जितना ज्ञान है, सारे ज्ञान उसमें, और सारे विज्ञान भी हमारे वेद में भरा हुआ है। जगत साक्षी है, विज्ञान व्यवस्था साक्षी है कि उसी वेद के ज्ञान से जगत ज्ञानवान हुआ है। सारी क्रियाकलाप उसी के माध्यम से होती रही है। कई बार सृष्टि का लय और अंत हुआ। इतिहास में बहुत सारे ज्ञान विज्ञान की बातें हमारे यहाँ मिलती है। आज भी विज्ञान उसी की ओर आगे बढ़ रहा है। सभ्य हम जब हुए तो हमारी रहन सहन, खान पान क्या निर्धारण आयुर्वेद में किया गया। हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद की रचना की और हमें स्वस्थ रखने के लिए उसमें सारे नियम बना कर दिए। उन नियमों को हमने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों ही अपने ओरिजिनल स्तर पर, अपने मूल स्थिति में नहीं रह गया है। आप का शरीर, आपकी चेतनता, सबकी चेतनता आज कमजोर हो गई है। ऐसी स्थिति में हम बीमार होते हैं। मैं इस कार्यक्रम को उन्हीं आयुर्वेद के नियमों को बताने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि आज का भारत का आयुर्वेद इंटीग्रेटेड हो गया है। वह इन बातों को रोटन मानकर, सड़ा गला मानकर चलता है और यह इंटीग्रेटेड विज्ञान से तालमेल मिलाकर चलता है। इसलिए वह उस विज्ञान से आयुर्वेद का जो वर्तमान विज्ञान है, जो भारतवर्ष में जो आयुर्वेद का जो व्यवस्था है, उसमें विकसित बहुत सारा नई विज्ञान के साथ सामंजस्य करके बहुत विकास किया जा रहा है। लेकिन मूल मनुष्य की जो संस्कृति है, खान पान है, रहन सहन है, इस पर कोई विशेष काम नहीं किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं
ने सोचा कि मेरा कर्तव्य है, मैं उसके उपासक हूँ, मेरा कर्तव्य है कि आयुर्वेद के को मैं आपको बताऊं, आपको इसके नियमों से अवगत कराऊं। आयुर्वेद भी कहता है कि प्रत्येक आदमी को स्वास्थ्य की रक्षा के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी जब होगा तभी वो स्वस्थ हो सकता है। यहाँ रोगी को भी जानकारी होनी चाहिए, सेवक को भी जानकारी होनी चाहिए, औषधि को भी समझदारी होनी चाहिए और वैद्य को भी समझदारी होना चाहिए पूरे आयुर्वेद का, तब जाके ये रोग बहुत अस्थायी रूप से ठीक होते हैं। आज का विषय है, हम वात पित्त कफ इसी के संतुलन को स्वस्थता और वात पित्त कफ के असंतुलित होने को बीमार मानते हैं। और वात पित्त कफ की जो असंतुलन पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, अपने स्थान से पर वात का वायु का स्थान, जैसे बड़ी आंत मैंने बताया था, पित्त का स्थान मैंने छोटी आंत बताया था, उस स्थान पर वो विकृत होता है। लेकिन वह विकृत होता है उसी जगह, उसको अगर सुधार नहीं दी जाती है, उसमें अगर परिवर्तन वहाँ फिर से उसको नियमित नहीं कर दिया जाता है, अपने नेचर में नहीं ला दिया जाता है, तो वो ओवरफ्लो कर जाता है और पूरे बॉडी में उसका प्रसार हो जाता है, उसके रोग भीन जाता है, सब शरीर को असर डाल देता है। तब बीमारियों की एक भीड़ बनने लगती है, बीमारियों का एक लंबा चौड़ा लिस्ट बनने लगता है। आज वायु पर के ओवरफ्लो, वायु जब ओवरफ्लो करता है तो थोड़ा बहुत जो भी मैंने कहा बता दिया है। आज पित्त पर बताना है। पित्त जब ओवरफ्लो करता है तो जितनी सूजन से संबंधित बीमारियां हैं, यानी इन्फ्लामेटरी डिजीज जो मॉडर्न साइंस कहता है, जितने हैं वे सारी बीमारियां हो जाती है और वो पैथिक बीमारी कहलाती है। यद्यपि कि तन में होती है तो पित्त कफज हो जाते हैं। और जब वो सूजन से बीमारी होता है, कई तरह के अवरोध विरोध हो जाते हैं, और उसमें उसका रिफ्लेक्शन, उसका पहचान के रूप में चमड़े में वो थोड़ा सा लाली लिए हुए या सूजन लिए हुए या उसका प्रतिक्रिया देते हुए चर्म रोग हो जाता है, यानी सूजन सहित चर्म रोग हो जाता है। यह इसकी पहचान है। यह आंख पर भी असर डाल देता है। बीच में अगर टेम्पररी पित्त का संचार समूचे शरीर में हो गया, विकृत हो गया, तो आंख इत्यादि की में आंख का पाक हो जाना, आंख आ जाना, लाल हो जाना, जिसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, वो स्थिति पैदा कर देता है। दांत का भी में जितनी बीमारियां होती है, लगभग सब बीमारियां, दांत तो सड़ा देना, झाड़ देना, उसमें गड्ढा हो जाना, उसका झड़ जाना, ये सारी क्रियाएं जो है पित्त के विकृति के में माना गया है कि पित्त की गड़बड़ी से ही हो जाता है। मसूड़ा भी फूल जाते हैं, तरह तरह की परेशानियां हो जाती है। तब हम जो खाते हैं आत्मसात करने में हमको परेशानी होती है, दांत ही कमजोर हो जाता है। अब मन पर भी इसका असर पड़ता है। हमारी संभालने वाली शक्ति जो बिजली बनती है पूरे शरीर में, जो चलाती है हमको, हमसे बातचीत हम जो करते हैं, सब पर असर पड़ता है। हमको चक्कर आने लगती है, घुमरी होने लगता है। रस यानी धातु पच के और रक्त में चेंज करने की क्रिया में जब ये कमजोर हो जाता है तो हमको मूर्छा तक आने लगता है। ये सारी बातें होती है। सिर दर्द भी हमारे भीतर होने लगता है। बीच में सिर में हमारा सिर दर्द भी होता है। पित्त का में सिर दर्द यूं तो सूजन से संबंधित दर्द माना जाता है, लेकिन सिर दर्द हो जाता है और सिर के स्नायुविक पेन हो जाता है। आज माइग्रेन इत्यादि से लोग 70 से 80% लोग फंसे हुए हैं। तो ये सिर दर्द का भी लक्षण पैदा करता है पित्त के ओवरफ्लो हो जाने से, अधिक हो जाने से, व्यवस्था दे देने से।
और उल्टी की भी टेंडेंसी रहती है। जैसे कि सिर दर्द अगर हो रहा है तो सिर दर्द हो रहा है तो बहुत सारा सिर दर्द में जब माने अवरोध ज़्यादा हो जाएगा, सूजन ज़्यादा हो जाता है तो उल्टी की टेंडेंसी होती है। यद्यपि कि उल्टी का लक्षण जो है वो पित्त का नहीं है, वो कफ का लक्षण है, लेकिन चूंकि पित्त और कफ साफ आपस के में सामंजस्य बना के शरीर में चलता है तो इसलिए वो जब फूलता है तो प्रतिक्रिया में उल्टी की टेंडेंसी, उल्टी हो भी जाती है, टेंडेंसी भी बनी रहती है। पतला पैखाना जितना होता है यानी पेट में वो डायरिया हो गया या अतिसार हो गया या हमेशा मल का बंधा हुआ नहीं आना, ये सारी बातें मानी जो देखने के लिए मिलती है पेट के बीमारी में यानी पतला पैखाना होने की जो प्रवृत्ति है, ये सब पित्त के साथ है। लेकिन थोड़ा सा एक बात उसमें ध्यान रखना होता है कि थोड़ा बहुत उसमें जलन रहती है तभी पूर्ण रूप से उसे पैथिक मानते हैं। अगर जलन नहीं रहता है तो वात और पित्त दोनों ही माने जाते हैं। यद्यपि कि पेट में के फ्लोरा में बहुत सारा गड़बड़ी आती है और उसमें कुछ बैक्टीरिया भी अलग अलग से बन जाते हैं, उसके भी प्रतिक्रिया से उसमें रोग होते हैं। लेकिन अगर पित्त संयमित और नियमित रहे तो बैक्टीरिया को भी वो नियमित कर देता है, संयमित कर देता है, मार के उतना ही रहने देता है जितना से शरीर को चाहिए। इस तरह से पैथिक बीमारियों में हमारा मन भी क्रोधी बेचैन हो जाता है, डिजीनेस हमारे भीतर आ जाता है, उत्साह में हमको कमी आ जाती है, वो इरिटेट होने लगते हैं, तनाव होने लगता है, तुरंत हमको बुझाने लगता है कि हम कुछ मत करें। और पूरा का पूरा देश जो है एक तरह से मनोव्याकुलता में फंसा हुआ है और अनिद्रा भी आ जाती है। पहले भी मैंने बताया था कि अनिद्रा भी आ जाएगा, अनिद्रा का भी हम रोग शिकार हो जाते हैं। तो जितना सूजन से संबंधित बीमारी है वो लगभग सब सूजन की संबंधित बीमारियां पित्त से रिलेटेड होती हैं और पित्त के शमन करने का जो उपाय बताया गया है पीछे, उस पर हम लोग करेंगे और आगे भी हम उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करते हुए इस पर विराम देते हैं। अगले कड़ी में फिर हम ये बात पित्त कफ का और भी जो बचा हुआ है वो उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।